नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो विषय हमने पहले छोड़े होते हैं कि इन्हें हम बाद में करेंगे, ये वो समय है कि हम उन विषयों को उठाएं, चाहे हमें पसंद है या नहीं है, चाहे हमें याद होते हैं या नहीं याद होते हैं। हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम उन विषयों पर पूरा अच्छे से पकड़ बना लें। तो उपन्यास क्या होता है? उपन्यास एक लंबी कथा कह सकते हैं। छोटी कहानी बहुत ही छोटी कुछ शब्दों की होती है, लेकिन उपन्यास में कुछ क्या एक सागर की तरह होता है। बहुत 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 उसका विस्तृत पटकथा रहती है। जैसे हम उपन्यास में मुख्यतः लेते हैं गोदान को। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था और प्रेमचंद जी उसके रचनाकार हैं। प्रेमचंद जो आज भी हम कह सकते हैं कि गोदान के कारण वो एक अमर उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट बन गए। उपन्यास का अगर हम नाम लेते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए होता क्या है उपन्यास। इनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से उपन्यास का साक्षात का मूलाधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है। यथार्थता सत्य की ओर इंगित करता है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ उससे नहीं है। डेनियल डिफो को उपन्यास का जनक माना जाता है। उपन्यास के जनक कौन है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है। डेनियल डिफो। उसी तरह से हिंदी में भी अलग अलग उपन्यासकारों के नाम लिए जाते हैं। जो ऐतिहासिक के लिए किशोरीलाल गोस्वामी या वृंदावन लाल वर्मा जी का लिया जाता है। प्राकृतिक उपन्यास, प्रकृति आधारित उपन्यासों के लिए ऋषभ चरण जैन और बहुत से उपन्यासकारों का नाम लिया जाता है। लेकिन हिंदी में जो नॉवल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग भारतेंदु जी ने किया, भारतेंदु हरीशचंद्र जी, 1875 में हरीशचंद्र चंद्रिका में प्रकाशित उन्होंने अपनी रचना मालती, जो कि अपूर्ण रह गई थी, उसमें उन्होंने उपन्यास शब्द का मुख्य प्रयोग किया था। गुजराती में उपन्यास को नवल कथा कहा जाता है, मराठी में कादम्बरी और बंगला में नॉवल। इंग्लिश में भी हम नॉवल ही कहते हैं। अच्छा, प्रेमचंद जी का जब हमने नाम लिया है तो उनके विचार उपन्यास के लिए जानने बहुत जरूरी हैं। क्या है? मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। ये प्रश्न बहुत बार आता है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा प्रेमचंद जी ने लिखा। शुक्ल जी को अगर हम कोई भी साहित्य की विधा को लेते हैं और शुक्ल जी का नाम नहीं लेते हैं तो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो शुक्ल जी की बात करते हैं तो वो उन्होंने परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक मतलब परीक्षा गुरु में कहानी दी गई है सकारात्मकता की ओर जाने की, तो उसको उन्होंने पहला उपन्यास माना है। लेकिन फिर भी उन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी, जो कि पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, को प्रथम उपन्यासकार माना है। प्रथम उपन्यास किसको माना है? 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को। और किसको माना है उन्होंने? प्रतिष्ठित उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी जी को। श्रीलाल शुक्ल जी की बात करें तो वो देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता, जो कि 1891 में प्रकाशित हुआ था, उसको उन्होंने प्रथम माना है। गोपाल राय जी गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, आपको ध्यान होगा, अपने चैनल पे है, आप देख सकते हैं। 1870 में प्रकाशित हुआ था, उसको मानते हैं पहला उपन्यास। विजय शंकर मल जी श्रद्धाराम फुल्लौरी के भाग्यवती, जो कि 1870, ये आरंभिक उपन्यास है। हमें पता होना चाहिए कौन किसको प्रथम मानता है। इससे ही हमारे बहुत से प्रश्न निकल जाते हैं, कई सारे। जैसे विजय शंकर मल जी ने किसको पहला उपन्यासकार माना? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी जी को। भाग्यवती, उनकी रचना कौन सी है? भाग्यवती का प्रकाशित हुई 1870। सिंपल सी बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि मुहावरों की पाठ्य पुस्तक किसे कहा गया है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा गया है? वो है ठेठ हिंदी का ठाठ। किसका लिखा हुआ? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अच्छा, एक और है, ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप मुझे बताइए। प्रथम आख्यायिका शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रथम आख्यायिका शैली में लिखा गया उपन्यास मैं बता ही देती हूँ, आप मुझे बाद में बता देना। श्यामा स्वप्न, जिसमें श्यामा और श्याम सुंदर का की प्रेम कथा है। और किसने लिखा? चलिए ये आपके लिए छोड़ती हूँ, कमेंट पे आप मुझे बताइए कि श्यामा स्वप्न किसने लिखा और ये कब प्रकाशित हुआ। ठीक है,
उसके अलावा बालकृष्ण भट्ट जी के नूतन ब्रह्मचारी का नाम लेते हैं, जिसमें विठल राव के पुत्र विनायक बहुत 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 प्रसिद्ध है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके बारे में मैं तुम्हें एक प्रश्न बता ही रही हूँ, उस पर ध्यान दे लो कि विनायक जो है उसके सरल स्वभाव के कारण जो डाकू थे वो भी सही व्यवहार करने लगे थे। तो इसमें भी एक प्रवचन टाइप उपन्यास कह सकते हैं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। आरंभिक उपन्यासों में इसका नाम बहुत लिया जाता है, बहुत अच्छे से लिया जाता है। और बालकृष्ण भट्ट जी को तो शायद 9वीं 10वीं में आते हुए बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने भी लग जाते हैं, उनके निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा उनका एक और उपन्यास है 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान, 100 बीमार एक अनार जैसा नाम लगता है। ये परीक्षा गृह की तर्ज पर शायद लिखा है उन्होंने। अवधपुर के अंतःपुर में सेठ हीराचंद के 2 पोते, यानी कि कौन कौन, जिनको अज्ञानी की संज्ञा दी गई है यहाँ पर, वो अज्ञानियों के साथ मिलकर क्या आलसी और विलासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो एंड में वो एक जालसाजी के कारण पकड़े जाते हैं और उनके जो गुरु हैं, उनके शिक्षक चंद्रशेखर उन्हें बचाते हैं। ये परीक्षा गुरु की तर्ज पर है। और तीसरा उनका अधूरा रह गया था, वो कौन सा था वो आप मुझे बताइए। उसके अलावा हाँ, ऋषिनाथ और निधिनाथ में आपको नाम बताना भूल गई उन 2 पोतों का। तो मेरे ख्याल से आज के लिए जो उपन्यास का प्रारंभ है उसमें इसमें काफी सारे प्रश्न आ गए हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज 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 मुझसे पूछिए। मैं आपको कमेंट का रिस्पॉन्स देने का पूरी कोशिश करती हूँ। कई बार मैं 10-10 दिन के बाद भी देती हूँ, लेकिन देती जरूर हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।